लाग्दैछ यो श्वास पनि गरुङ्गो हुँदैछ। लाग्दैछ यो श्वास पनि गरुङ्गो हुँदैछ। पानी हैन आकाशबाट आँसु बरसिँदैछ। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइलेंट स्ट्रगल आर के में। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आज आ चुका हूँ फिर से एक और न्यू इंटरव्यू वीडियो के साथ। मेरे साथ जो सर है उनको आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये है अरमान लामा सर, जो कि नेपाली शोज और बंगाली शोज कर चुके हैं सिंगिंग के। तो बाकी और भी डिटेल्स आज आपको इस इंटरव्यू वीडियो में पूरा मिलने वाला है। मेरे साथ में अरमान लामा सर है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। तो चलिए इंटरव्यू का सफ़र को शुरू करते हैं और अरमान भैया से जानते हैं इनके बारे में। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइलेंट स्ट्रगल आर के में। तो सर जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो सबसे पहले सर अपने बारे में थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और अपने जर्नी के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को, जितने भी दर्शक हैं जो देखते हैं, और रोहन भाई के जो चैनल है उनको जो फॉलो करते हैं, देखते हैं। ये बताऊंगा कि मेरा नाम अरमान लामा है और मैं डूअर्स बिन्नागुड़ी से हूँ। और अगर स्ट्रगल की बात करें तो शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रगल तो सब भी करते हैं, तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और ये शॉर्ट में बताऊँ तो स्ट्रगल किया, और 2018-19 में एक रियलिटी शो में मैं क्लिक हुआ, थोड़ा सा हाईलाइट हुआ। वो है जी बांग्ला सारेगामापा। और 2020 में मैं द वॉइस ऑफ नेपाल सीजन 3 में भी था। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया था 2011 से। तो सबसे पहले जब आपने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले आपने मतलब कहाँ से स्टार्ट किया? जैसे आपने कहा आप बिन्नागुड़ी से हो, तो आपने अपना मतलब ये सिंगिंग का करियर आपने बिन्नागुड़ी से ही स्टार्ट किया कि आप इसके लिए कहीं बाहर गए थे? नहीं, मैं बिन्नागुड़ी में एक्चुअली मैं प्रोफेशनली मैं म्यूजिशियन नहीं था, अभी हूँ। प्रोफेशनली मैं म्यूजिशियन नहीं था, मैं प्रोफेशनली मैं स्पोर्ट्स में था, फिजिकल एक्टिविटीज़ में था, प्लस मैं एक मार्शल आर्टिस्ट भी था, नहीं हूँ अभी भी, पहले भी था, अभी भी हूँ, एक मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ, और स्पोर्ट्स में था पहले तो। लेकिन सिंगिंग के प्रति मेरा बहुत पहले से एक इंटरेस्ट था। मैं 2011 से ऑडिशन दे रहा हूँ, 2011-12 से ऑडिशन दे रहा हूँ। लेकिन मैं अपने गांव में जब गाता था तो मुझे सबको इंस्पायर करते थे कि अच्छा गाता है तू, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर, या फिर तू रियलिटी शो में जा, अच्छा होगा। तो इस तरह से। लेकिन प्रोफेशनली मैं गाता नहीं था, मैं कोई शोज़ नहीं करता था, ऐसा कुछ गाता नहीं था। तो फिर मैं बाद में सिलीगुड़ी में आया, फिर स्ट्रगल किया, फिर स्टडीज़ के लिए आया, कॉलेज के लिए आया। फिर तो उसके बाद में अपना स्ट्रगल स्टार्ट करते फिर म्यूजिशियन में भी, म्यूज़िक में मीन रियलिटी शोज में ट्राई करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैं क्लिक हो गया। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपने अपना सिंगिंग का करियर स्टार्ट किया, आपने कहा उससे पहले आप सिंगिंग में मतलब नहीं करते थे, आपने 2011 से स्टार्ट किया। तो देन जब आपने अपना फर्स्ट रियलिटी शो जब आपने कर लिया, तो फर्स्ट रियलिटी शो का आपका क्या एक्सपीरियंस था? जैसे आप उस टाइम पहली बार टीवी पे आ रहे थे, तो उस टाइम का आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि आपको मतलब कैसा फील लग रहा था, आपको उस टाइम कैसा लग रहा था? अभी देखिए, रियलिटी शोज़ में कोई भी जाने से, अगर कोई भी, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, एक तो मेहनत है और एक लक है, ठीक है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत अगर 70% है, या फिर लक अगर 30% है, तो 70% मेहनत होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब सक्सेस मिलता है ना, जब कोई भी चीज़, अगर हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं और वो चीज़ मिलता है तो बहुत खुशी लगता है, राइट। तो इसी तरह से जब मैं रियलिटी शो जी बांग्ला सारेगामापा में जब मैं पहुँचा, मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन सिलीगुड़ी में दिया, सिलीगुड़ी में 2 बार ऑडिशन देने के बाद फिर मैं कलकत्ता पहुँचा। कलकत्ता में फिर मेरा हमने 3 बार ऑडिशन दिया। 3 बार सिलेक्शन होने के बाद फिर मुझे वहाँ पे चांस मिला पियानो राउंड के लिए। तो ये टोटल जो जर्नी था ना, ये बेसिक्स हम कम से कम 5-6 ऑडिशन के बाद में ये अपॉर्चुनिटी मिलता है। वहाँ तक हम लोग पहुँचते कभी कभी आउट हो जाते थे, कभी ये हो जाते थे, ऐसा होते रहता था। तो उसके बाद जब वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद एक मंच है ना, इतना बड़ा मंच में जब पहुँचा, मैं वहाँ पे पहुँचा तो बहुत ज़्यादा खुश, वो एक होता है ना, एक
लगता है कि हाँ मेरा ड्रीम पूरा हो गया, पूरा सपना पूरा हो गया, इस तरह ऐसा फील होता है। तो भैया अभी आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपने जब स्टार्ट किया तो उस टाइम आपने ऑडिशन दे रहे थे, आप कोलकाता के हर जगह से आप ऑडिशन दे रहे थे। तो देन उस टाइम आपके मतलब जो आपकी जो फैमिली थी, आपके जो मम्मी पापा या जो भी थे, तो उनका मतलब आपके प्रति कैसा नज़रिया था? जैसे होता है बहुत सारे गार्जियंस होते हैं कि बोलते हैं कि तुम पढ़ाई कर लो, डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, तो आप ये सब लाइन में जा रहे थे, तो आपका पेरेंट्स का आपको मतलब किस तरीके से था? उनका सपोर्ट था या फिर वो आपको कैसे मोटिवेट करते थे या कुछ और बोलते थे? एक्चुअली जब मेरे पापा जो थे ना, मेरे पापा भी म्यूजिशियन थे। मेरे पापा म्यूजिशियन थे। और अगर मेरे पापा के बारे में अगर बताऊं, इज़ अ वेरी वर्सेटाइल। मेरे पापा एक्चुअली ऑलराउंडर टाइप के थे। ही कैन प्ले लाइक ये क्या बोलते उसका, मादल बजा लेते थे। ही कैन प्ले ये तबला, हारमोनियम, कीबोर्ड, गिटार, है ना, सब कुछ प्ले कर लेते थे वो। लेकिन जब पापा जब करते थे तो हम लोग छोटे थे, तो हमारे पूरा तीनों, मेरे और 2 एल्डर ब्रदर्स हैं, तो वो ब्रदर्स लोग कभी वैसा इंटरेस्टेड थे। लेकिन मुझे बजाना अच्छा लगता था, मुझे पसंद लगता था, मैं इंटरेस्टेड होता था एकदम। एक होता ना एक क्यूरियसी कि मैं सीखूं, बजाऊं। लेकिन मैं जब छोटा था उसमें बजा नहीं पाता था। लेकिन बाद में मैंने उनके दोस्तों के साथ से सुना कि मेरे पापा का बहुत एक बड़ा ड्रीम था कि मेरा बेटा एक म्यूजिशियन बने, राइट। लेकिन जब मैं क्लास 9th में था, उस समय पापा गुजर चुके थे। और जब मैं क्लास 9 में था उस समय मैं उस समय कुछ भी नहीं बजा पाता था। इवन मैं गा भी नहीं पाता था, उतना नहीं गाता था मैं, ऐसे ही नॉर्मली। और उस समय बजा भी नहीं पाता था। तो आफ्टर 9 पापा गुजरने के बाद शायद हो सकता है ब्लेसिंग, पापा का ब्लेसिंग भी हो, तो वो ना ब्लेसिंग आने लगा मुझ में और मैं बजाना स्टार्ट किया। ठीक है, बजाना स्टार्ट किया। तो मम्मी, जो मेरी मम्मी है, मेरी माँ है, वो हम लोग क्या है ना, मम्मी लोग थोड़ा सा पुराने ख्याल के हैं, है ना, थोड़ा पुराने ख्याल के हैं। तो उनको क्या है ना कि अच्छा बेटा कर रहे थे, ओके फाइन, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं तू गाना ही गा, फोर्स करके, नहीं तू मत गाना गा, तू पढ़ाई में ध्यान दे, नहीं तू डॉक्टर बन, नहीं तू ये बनो, ऐसा कोई फोर्स नहीं था। म्यूज़िक में भी ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे कि अगर मैं गा रहा हूँ, बजा रहा हूँ, तो मत बजा इसको, डिनाई भी नहीं करते थे वो। ऐसे नहीं करते थे कि मत बजा इसको या फिर तू बजा, उनको कुछ भी नहीं था, इक्वल, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब घर से आपका अच्छा खासा सपोर्ट था। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी तक आपने अरमान भैया के बारे में बहुत सारा चीज़ आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो जैसे भैया तो सिंगर आप लोगों को पता ही है, भैया का गला भी बहुत अच्छा है। मैं इनसे 2 बार मिला हूँ तो मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ है कि भैया का गला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आए हैं इंटरव्यू के लिए, तो भैया का एक सॉन्ग सुनना तो बनता ही है। तो भैया अभी एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाएंगे। तो भैया भी आप कोई अच्छा सा अपना फेवरेट कोई सॉन्ग हमें, हमारे व्यूअर्स को हमें सुना दीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि इंटरव्यू हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक छोटा सा प्यारा सा सॉन्ग भाई रोहन के लिए और ऑल व्यूअर्स के लिए। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए। मैं निभाऊं तेरे दिल की ये चोरियां, मैं तेरे हो गईया, तेरी हो गईया, मैं तेरी हो गईया। तेरी लागी ऐसी लागी, रैन सारी सारी जागी, तेरी लाग कैसी माया।
मन मानी, एक भी न मेरी मानी, ऐसे क्यों सताया माहिया, कैसे प्यार तू जताए कि हम जी नहीं पाए, कैसा है प्यार तू जताए कि हम जी नहीं पाए। जान लेती थी तेरी मेरी दूरियां, मैं तेरी हो गईया, मैं तेरी हो गईया, मैं तेरी हो गईया। कैसे प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, मैं निभाऊं तेरे दिल की ये चोरियां, मैं तेरी हो गईया, मैं तेरी हो गईया। थैंक यू ऑल। सो फ्रेंड्स फाइनली अभी आप लोगों ने अरमान भैया का गाना सुना। आई होप आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा, मैं कानों में खो गया था भैया का, बहुत ही अच्छा इनका आवाज़ लगा। सो भैया अभी कुछ और 4-5 क्वेश्चन हो, तो अभी भैया आप हमें ये बताइए कि जैसे अभी आप तो सोच करते हो, अभी आपका बहुत बड़ा नाम हो गया, आपको अभी सब लोग जानते ही है। तो एक जैसे आप जब आपने मतलब जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, उस टाइम आप एक कॉमन मैन थे, आपको आपके गांव में लोग जानते थे, बाहर के ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। तो धीरे धीरे आपने अपने आप को मतलब निखारा, आप ये पोजीशन तक पहुँचे। तो उसके बाद आप हमें ये बताइए कि जब आप कॉमन मैन थे और अभी जब आप सेलिब्रिटी हो, तो बहुत सारे लोग आपको जानते पहचानते, कहीं भी आपको मिल जाते हैं। तो इस दोनों लाइफ में आपको मतलब क्या चेंजेस लगते हैं, क्या अंतर लगता है? बहुत चेंजेस है। अभी पहले जब ऐसा था ना कि पहले जब मैं कहीं जाता था तो हाँ अरमान है, और जब मैं स्कूल में था यस ये अरमान सर है, और ये गेम्स का टीचर है, कराटे का कोच है, दैट्स इट, इज़ अ टीचर, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद अलग नहीं। लेकिन जब एक रियलिटी शो में गया, रियलिटी शो के बाद जब मैं बाहर आया तो एक अलग सा पहचान हुआ, ये है लामा, सारेगामा का है, ये गाता है ना, इज़ अ सेलिब्रिटी, वो सेलिब्रिटी है। एक सेल्फी लेते हैं, एक फ़ोटो लेते हैं, एक ऑटोग्राफ ले लेते हैं, है ना, एक स्नैप ले लेते हैं, फ़ोटो सेल्फी ले लेते हैं। तो उसमें एक अलग चेंजेस है, एक अलग फील होता है कि यस मैं अभी सेलिब्रिटी हूँ और मुझसे वो कर रहे हैं। और बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट है, अभी मैं बताऊंगा तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा मेरे लाइफ में इंसिडेंट हो चुका है आफ्टर सारेगामा। बहुत आदमी मतलब ऐसा जगह में जहाँ पे मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो सब इंसिडेंट हो चुका है मेरे साथ। तो वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन फिर भी एक फील था, एक जो आपने बताया, एक जो नॉर्मल जो पर्सन था, पहले मैं एक नॉर्मल था, उसके बाद एक सेलिब्रिटी। तो बहुत चेंजेस मतलब है ना, अभी थोड़ा सा हमको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ है बस। तो भैया जैसे जो हमारे अभी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो अभी मतलब जो लोग अभी सिंगिंग करते हैं, सीख रहे हैं, या फिर जिनको फ्यूचर में सिंगर बनना है, लड़के या लड़कियां जो भी है, तो उनको मतलब आप अपनी तरफ से एज अ सजेशन क्या देना चाहोगे कि इस लाइन में कैसे आना है, कैसे काम करना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, जो अभी न्यू ऑडियंस देख रहे हैं? अभी एक चीज़ मैं बोलूँगा तो थोड़ा सा हंसी मजाक का भी बात है और रियलिटी भी है। आपने बोला कि कैसे करके सीखना है तो मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि मैं क्लास कराता हूँ, नंबर 1। ये मजाक भी था, I mean, एक हंसी मजाक से बोल रहा हूँ, बट दिस इज़ रियलिटी। मैं म्यूज़िक सिखाता भी हूँ, इंडियन क्लासिकल और ग्रूमिंग, ये दोनों चीज़ मैं सिखाता हूँ। और ये बिन्नागढ़ में भी क्लास है और यहाँ पे भी है। दिस इज़ माई म्यूज़िक इंस्टीट्यूट, ये मेरा म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है, सालबाड़ी, सिलीगुड़ी सालबाड़ी में है। यहाँ पे भी जो भी इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। मैं 3 चीज़ के लिए रेडी करता हूँ स्टूडेंट्स को। नंबर 1 एक इंडियन क्लासिकल, दूसरा ग्रूमिंग, तीसरा रियलिटी शोज़ के लिए हम रेडी करते हैं। मैं रियलिटी शोज़ के लिए रेडी करता हूँ। बहुत अच्छा कोई गाती है या फिर कोई अच्छा गाता है, उसको मैं रेडी करता हूँ, उसको पॉलिश करता हूँ और उसको निखार के फिर मैं एक रियलिटी शोज़ में क्लिक करता हूँ। ठीक है। उसके बाद और भी एक अपॉर्चुनिटी ये है कि
आप ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हो। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है रोहन से आपको मिल सकता है, जो भी इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी अपकमिंग म्यूजिशियन हैं, अपकमिंग सिंगर्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, एक नंबर बात, कीप पेशेंट, एक पेशेंस होना चाहिए। दूसरा बात, मेहनत तो बहुत होना चाहिए। तीसरा चीज़, एक होता है ना, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट, फोकस, ये होना चाहिए। अभी मैंने जब ऑडिशन स्टार्ट किया तो मैं कभी एक बार जाने के बाद सेलेक्ट हो गया ऐसा नहीं है। बहुत सारे आदमी लोग मुझे देखते थे, अरे ये आदमी तो सारेगामा में चला गया, अरे ये आदमी तो वॉइस ऑफ नेपाल में चला गया। इससे पहले भी रियलिटी शोज में मैं था, स्टार प्लस में था, कलर्स में था, लेकिन मैं वहाँ पे क्लिक नहीं हो पाया, वहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाया। लेकिन मेरा कोशिश हमेशा था, मैं हमेशा ट्राई करता था। एक बार इस ईयर फेल हो गया, दूसरी बार फेल हो गया, फिर तीसरी बार। मैंने कभी हार नहीं माना। वो क्या था, वो पेशेंस है मेरा। मैं कभी हार नहीं मानता था, मुझे करना है, बाय हुक बाय क्रुक मुझे करना है। नंबर 1 पेशेंस था मेरे पास, दूसरी बात मेहनत था मेरे पास, तीसरा था फोकस, मुझे करना है, मुझे जैसे कर करना है। मैं रियलिटी शो में जाना चाहता हूँ, तो ये चीज़ था मेरे ऊपर। तो ये हर जो अपकमिंग सिंगर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, ये चीज़ हमेशा रखना पड़ेगा। ये 3 चीज़ को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। सो फ्रेंड्स, अभी आपने सुना भैया का सिलीगुड़ी सालबाड़ी में भी क्लास है, बिन्नागुड़ी में भैया का क्लास है। तो अगर जो लोग भी ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, भैया के क्लास में आना चाहते हो, भैया के साथ जुड़ना चाहते हो, सिंगिंग सीखना चाहते हो, ये डिस्क्रिप्शन में आपको भैया का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप लोग भैया को सीधे कॉल कर सकते हो, भैया से आप लोग बात कर सकते हो। भैया आप लोग को उसके बाद पूरा डिटेल्स दे देंगे कि कैसे भैया के साथ में मतलब आना है, इनके क्लास में जुड़ना है, कैसे सिंगिंग सीखना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा भैया का। भैया लास्ट 1-2 और सवाल है कि जैसे मेरा एक पर्सनल मतलब आपसे पूछने का वो है, राइट, कि जैसे होता है कि जैसे आपने अपना काम करना स्टार्ट किया, जैसे आप पहले स्पोर्ट में कराटे टीचर थे, तो इसके बाद आपने सिंगिंग किया, अभी आप काम भी कर रहे हो, पैसा भी अर्न कर रहे हो। तो भैया सबके लाइफ में एक ऐसा टाइम होता है कि चलो जब तक हम लोग स्कूल करते हैं तो हमारे मम्मी पापा हम लोग को पैसा देते रहते हैं जितना भी होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके लाइफ का जो एक सबसे फर्स्ट जो कमाई होता है, जो कि खुद के मेहनत करके कुछ भी करके जो मिलता है 500-1000, तो मैं आपसे पर्सनली ये जानना चाहूँगा कि आपके लाइफ का सबसे पहला कमाई कैसे हुआ था और कितना रुपये था? अच्छा, ये जो क्वेश्चन रोहन भाई ने किया, इतना इंटरव्यू मैंने दिया है और इतना वो किया है, फर्स्ट टाइम का ये क्वेश्चन है मेरे लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि बट आई एम सो हैप्पी। और मुझे यहाँ पे लगा ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ मेरे लाइफ में हुआ है और ये चीज़ मेरा यहाँ पे टच होता है डायरेक्ट। क्योंकि आप जब स्टडी करते हो, स्टडी करने के बाद जब आपको जॉब मिलता है, काम मिलता है, और काम का जो फर्स्ट सैलरी होता है, जो फर्स्ट तनख्वाह होता है, वो बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही मायने रखता है। और जिस तरह से रोहन भाई ने पूछा मुझे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट तनख्वाह 1000 रुपया मुझे मिला था। और उस समय 1000 का नोट था, 1000 का नोट था। वो नोट फिर बंद हो गया, मोदी जी आने के बाद बंद कर दिया था। वो बंद हो गया था, जो रेड वाला वो था, 1000 का नोट बड़ा वाला, वो मुझे मिला था। और लिटरली वो जो था ना, वो मैंने फ़ोटो खींचा था। मैंने फ़ोटो खींच के मैंने घर में भी भेजा था कि मुझे आज सैलरी मिला है 1000। और 1000 उस समय, अभी ये कब का बात है ना, ये 12-13 का ये बात हो सकता है। सो उस समय ना, ये कुछ चीज़ें का दाम, कुछ चीज़ें का, सभी का चीज़ का दाम सब कम था, है ना, पेट्रोल, डीजल, गैस, है ना, उसके बाद सब कुछ का राशन पानी चावल ये सब है ना, ये सबका दाम बहुत कम था। तो बहुत मैंने, अगर मेरे बारे में अगर आप लोग डीपली अगर इंक्वायरी करेंगे, बिनौड़ी में जाके किसी को भी पूछिएगा कि अरमान लामा कहाँ से आया, तो आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली गाइस, मैं पूरा ज़ीरो से मैं आया हूँ। बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम टी गार्डन प्लेस, मैं टी गार्डन से बिलोंग करता हूँ और टी गार्डन से आया हूँ। तो जितने व्यूअर्स हैं ना, अगर मुझे जानते हैं या फिर जो टी गार्डन से बिलोंग करते हैं, उनको मालूम हुआ कि कैसा होता है। तो मैं पूरा ज़ीरो से यहाँ पे आया। और ज़ीरो से आने के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया। स्ट्रगल के बारे में अगर मुझे कोई आके मुझे इंडिविजुअल अगर मुझे पूछेगा, तो मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ, मैं दे दूँगा व्हाट इज़ स्ट्रगल। तो उस टाइम का एक सैलरी, और उसके बाद मैंने वो पैसा से एक ट्रॉली लिया था,
और वो ट्रॉली अभी भी मेरे घर में है, वो ट्रॉली वो यूज़ तो नहीं करता, वो ट्रॉली करता था। और वो ट्रॉली का दाम आई थिंक छोटा मोटा था, वो 300 रुपये कुछ था। और वो मैंने कहाँ से लिया था ना, ये जो जंक्शन है ना, जंक्शन के आगे में जो वो उसको वो बोलते हैं हत्तू मार्केट बोलते हैं, शायद आपको मालूम होगा कि नहीं, हत्तू मार्केट बोलते हैं, शायद इसका दूसरा नाम भी होगा। जहाँ से जंक्शन क्रॉस करने के बाद, जंक्शन के बाद उधर पूरा लाइन से है ना, कपड़ा वपड़ा बेचते हैं साइड में जो है, साइड में लंबा, वहाँ से मैंने लिया था। और वो भी मैंने घर में फ़ोन किया था कि मैं एक बैग खरीद रहा हूँ। सो वो एक्साइटेड, और वो एक अर्निंग जो मैंने अर्न किया था, जो मैंने इनकम किया था, वो मोमेंट मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा, आई नेवर फॉरगेट। तो वो सिचुएशन, वो टाइम कभी भूल नहीं सकता हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि अब मैंने अरमान भैया को, मैं जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मैंने पहले बोल दिया था कि मेरा क्वेश्चन बहुत ही अलग होने वाला है, मैंने आपको बोला था। राइट। तो मैंने भैया को इसलिए भी ये पूछा क्योंकि जो भी अभी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका फाइनेंशियल कंडीशन मतलब उतना अच्छा नहीं भी होगा, जिनके पास मतलब पैसा की कमी होता है, ऑब्वियसली बात है। तो अभी जैसे आप तो एक सिंगर हो, आपका सिंगिंग से रिलेटेड सारा काम होता है, आपका पर्सनल लाइफ भी है, जो भी आपके फैंस है, जो भी आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, उन लोगों की ये सब बातें मतलब जानने में अच्छा लगता है कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हो। मैं जितना भी इंटरव्यू लेता हूँ सब में ये पूछता ही सब लोगों से कि फर्स्ट कमाई क्या होता है, क्योंकि ज़िंदगी में पहला कमाई सबको मतलब याद रहता है और वो चीज़ बहुत ही मतलब वैल्यूबल होता है। सो भैया, अभी जैसे अभी आप हमें ये बताइए कि जैसे अभी तो आप यहाँ तक स्ट्रगल करके आप पहुँचे हो, अभी आप अच्छा कर रहे हो इस फील्ड में, तो अभी आपका आने वाला फ्यूचर्स का प्लान, मतलब फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? कोई और रियलिटी शो आने वाला है या फिर आप कुछ मतलब आगे करना चाहते हो, तो आपका फ्यूचर प्लान्स? अगर मेरा फ्यूचर प्लान अगर बोलेंगे तो रिसेंटली जो चला गया रियलिटी शो GTV सारेगामा, जिसमें मेरा दोस्त हमारे जो जी बांग्ला सारेगामा के कंटेस्टेंट थे अनन्या और स्निग्धो, और उनका एक मूवी भी आया है विक्रम वेधा और समथिंग वेधा, विक्रम वेधा समथिंग, जो मूवी आया है उसमें मेरे दोनों दोस्तों ने गाया है, स्निग्धो और अनन्या ने। और उनको एकदम मेरे तरफ से बहुत ही, मैंने उनको तो पर्सनली मैंने मैसेज भी किया, व्हाट्सअप में हम लोग ने बात की, हम लोग टच में हैं, तो उनको मैंने मैसेज भी किया कि ये जो मूवी है उसके लिए कांग्रेट्स मैंने उनको बताया है। तो अगर इसके लिए फिर मैं एक रियलिटी शो में भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे आउट हो गया, बॉम्बे राउंड में हो गया। बट अपकमिंग रियलिटी शोज़ में फिर भी मेरा एक पहचान और बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और उसमें प्रैक्टिस के लिए मैं कंटिन्यू हूँ। तो देखते हैं, अभी नेक्स्ट ईयर फिर एक बार मैं रियलिटी शोज़ में ट्राई करना चाहता हूँ। और फ्यूचर के बारे में आपने बताया कि फ्यूचर में क्या करना है, तो उसके बारे में ये है, सबसे पहले शादी करना है तो ये है। उसके बाद में दूसरी बात ये है कि फ्यूचर में म्यूज़िक को ही लेके आगे बढ़ना है मुझे, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे म्यूज़िक में ही कुछ करना है। तो टोटली अभी मैं म्यूज़िक में हूँ, म्यूज़िक को ही मैं अपना करियर सोचता हूँ, म्यूज़िक को ही मैं अपना भगवान समझता हूँ। तो म्यूज़िक में ही मुझे सब कुछ करना है। तो अपकमिंग डेज में भी आप मुझे म्यूज़िक रिलेटेड में ही देखेंगे। एक नेपाली सॉन्ग कंपोज राइटर मैंने खुद लिखा था, खुद कंपोज किया था, वो सॉन्ग भी रिलीज़ हुआ था। और उस सॉन्ग का फिर से एक न्यू वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो प्रोसेसिंग में हमारा काम। तो आफ्टर दशहरा के बाद वो फिर हम स्टार्ट से फिर हम वीडियो उसका शूट करेंगे। उसके बाद और एक मेरा कंपोज हिंदी कंपोज है, उसको भी हम बहुत जल्दी मैं लॉन्च करूँगा, निकालूँगा। तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। सो आप अपकमिंग डेज में मुझे म्यूज़िक रिलेटेड म्यूज़िक में आप मुझे पाएंगे। अच्छा, सो थैंक यू सो मच जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं। एट लास्ट ये बताना चाहता हूँ कि रोहन भाई से मैं डेढ़ दो महीना पहले मिला था, और रोहन भाई का मेहनत है, रोहन भाई बहुत डेडिकेशन में उनका ये ब्लॉग में काम करते हैं। तो मैं यही उनको विश करना चाहता हूँ कि आपका जो ये ब्लॉग है या फिर आप जो ये यूट्यूब में काम करते हैं, आई मीन इसमें, तो इसके लिए आपको ढेर सारा प्यार और मुबारक आपको, और अपकमिंग डेज में भी आपका अच्छा हो। और मैं भी चाहता हूँ कि व्यूअर्स जो रोहन भाई है उनको सपोर्ट करे, देखें रोहन भाई के जो चैनल है उनको सब्सक्राइब करे, लाइक करे, देखें। और क्योंकि हमारा रोहन भाई डुअर्स का ही है, मेरा घर के आस पड़ोस का ही है, सामने का। सो यही मैं व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ कीप सपोर्ट हिम, उनको ब्लेसिंग कीजिए, उनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। सो यही बताना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपने पूरा इंटरव्यू लास्ट तक देखा, तो आपको भैया के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा।
तो लास्ट में भी एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भैया ने जैसे आप सबको बताया कि जो स्ट्रगल होते हैं आपको कभी हार नहीं मानने, आपको करते रहना है, तो बस यही मेरा तरफ से भी बोलना रहेगा। तो फाइनली अगर आपको ये इंटरव्यू वीडियो अच्छा लगा तो फिर आपको पता है क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना है और चैनल को सपोर्ट करना है। जो इंटरव्यू जो अभी देख रहे हो इसको थोड़ा आप लोग शेयर करोगे तो भैया का जो भी बात है वो बहुत लोगों तक पहुँचेगा। तो फाइनली एट द लास्ट अरमान भैया को फिर से एक बार थैंक यू सो मच कि आपने अपना आधा से एक घंटा मुझे दिया अपने इंटरव्यू के लिए। तो इस इंटरव्यू वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरव्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।